हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ 79 के बारे में। पेपर थर्ड लोक प्रशासन। आज हम डिस्कस करेंगे 100 वर्ड्स 10 मार्कर प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, परिवर्तन का प्रबंधन की आवश्यकता व महत्व स्पष्ट कीजिए। परिवर्तन का प्रबंध जो है उसकी आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है, उसी के बारे में बताना है। 100 वर्ड्स यानी 10 मार्कर प्रश्न है। तो इसका उत्तर सबसे पहले हम लिखेंगे कि आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्या है, जो भी दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, संगठन के उपभोक्ताओं की रुचियों व आवश्यकताओं में परिवर्तन। कोई भी संगठन है या उपभोक्ता है, उनकी रुचि में या उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन हो गया। संगठन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, पर्यावरण में परिवर्तन। तो मैं आवश्यकता कब लेते, कोई भी संगठन है उसके आर्थिक में, सामाजिक में, राजनीतिक में, वैधानिक में, इन सब से पर्यावरण में जो अंतर या परिवर्तन आ जाता है तब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान प्रतियोगिता में स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखना। अब वर्तमान का जो युग है बहुत कॉम्पिटिटिव है, प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है, तो स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी क्या है, इसकी आवश्यकता है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण जनित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अब उदारीकरण हो चुका है, भूमंडलीकरण हो चुका है, तो इनकी आवश्यकताएं भी बढ़ चुकी है, तो इनकी पूर्ति करने के लिए भी परिवर्तन की आवश्यकता है। संगठनात्मक नीतियों में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तनों की बाध्यता। अब कोई भी संगठन है तो उसकी जब नीतियों में परिवर्तन करते हैं तो उसके अनुरूप परिवर्तन करने के लिए बाध्यता होती है, तो उसी बाध्यता के लिए हमें परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें इसके महत्व की, तो महत्व में बात करें तो ये है कि सबसे पहले कि बदलते पर्यावरण के अनुरूप सांगठनिक अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है कि कोई भी पर्यावरण जो है, कोई भी जो प्रशासन है उसमें अगर मान लो पर्यावरण में के अनुरूप परिवर्तन करना है या हमें पर्यावरण के अनुरूप कोई भी सांगठनिक अस्तित्व में परिवर्तन करना है, तो सांगठनिक अस्तित्व को सुनिश्चित करता है क्या, परिवर्तन का प्रबंधन। दूसरा है सांगठनिक निष्पादन को बेहतर बनाना। कोई भी सांगठनिक निष्पादन होगा उसको एग्जीक्यूट भी क्या है, बेहतर बनाना। उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, बेहतर होगा अगर हम परिवर्तन के प्रबंधन से का यूज़ करते हैं। तो नवीन तकनीक हो गई, विधियाँ हो गई, इनको आत्मसात करना। नवीन तकनीक व विधियों को क्या करना, आत्मसात करना। कार्मिकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना व उनको संतुष्टि देना। कोई भी कार्मिक है उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे और उनको संतुष्टि प्रदान करेंगे, तो उसके हिसाब से भी ये हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट है, संगठन के उपभोक्ताओं की रुचियों व आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, सांगठनिक सक्षमता में अभिवृद्धि करना, सांगठनिक पश्चता का उन्मूलन करना। यानी संगठन में अगर उपभोक्ता है, उनकी रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता है, उसके अनुरूप जो है ढालना और उनकी जो उनको कंप्लीट रूप से उनको क्या करना, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। सांगठनिक कोई भी सक्षमता है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें अभिवृद्धि करना, सांगठनिक पश्चता का उन्मूलन करना। ये सभी इसके महत्व को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आप जो है उत्तर को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में प्रशासन में सुशासन स्थापित करने हेतु किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, हमको मूल्यांकन करना है कि प्रशासन में सुशासन स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उसी को लेकर 100 वर्ड्स में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम किस तरह देंगे, सबसे पहला हमें पॉइंट्स बना के देने हैं। सबसे पहले हम बात करें, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 जनोन्मुक्ता हेतु लाया गया। राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012, तो ये दोनों एक्ट के बारे में बता देंगे। इन एक्ट के बारे में एक एक लाइन, दो लाइन में लिख भी देंगे। फिर है उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु निष्पादन बजट व आउटकम बजट। निष्पादन और आउटकम बजट हो गया जिसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल हो गया, पारदर्शिता लाने हेतु, पारदर्शिता, जवाबदेहिता दोनों ही लाता है ये राजस्थान संपर्क पोर्टल। फिर है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हो गया। विकेंद्रीकरण हेतु पंचायती राज अधिनियम लाया गया। प्रशासन में अनुक्रियाशीलता हेतु नीति निर्माण में जनसंवाद लाया गया। सिटीजन चार्टर लाया गया। फिर है प्रशिक्षण हेतु सुशासन ऑफिस की स्थापना की गई। प्रशासन में गतिशीलता हेतु लोक निजी भागीदारी मॉडल भी अपनाया गया। सुशासन ऑफिस हो गया, फिर सिटीजन चार्टर भी आ गया, फिर प्रशासन में गतिशीलता लाने हेतु पीपीपी मॉडल भी अपनाया गया। तो इस तरह से जो है राजस्थान में ये सुधार सब किए गए हैं सुशासन स्थापना के लिए। फिर नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार रोकने हेतु टोल फ्री नंबर 1064 लाया गया। लागत प्रभावी प्रशासन हेतु स्मार्ट गवर्नमेंट और टैब मैनेजमेंट का प्रयोग उल्लेखनीय है। चिकित्सा क्षेत्र में मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आदि प्रयास उल्लेखनीय हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट सुशासन के लिए क्या क्या प्रयास कर रही थी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एनपीए और एनपीएम के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। सबसे पहले तो हमें एनपीए और एनपीएम में अंतर बताना है, फिर अंतर को स्पष्ट करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों एक दूसरे के पूरक है इसको भी बताना है। तो सबसे पहले हम अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है एनपीए, यहाँ पर हमने लिख दिया है एनपीएम। एनपीए जो है वो 60 के दशक में मिनब्रुक सम्मेलन 1 का परिणाम था, जबकि एनपीएम की बात करें तो ये 80 के दशक में मिनब्रुक सेकंड जो हुआ था अधिवेशन उसकी बात है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ये राज्य पश्चिमगमन रोल बैक की अवधारणा देता है। लोक प्रशासन की भूमिका का अधिकतमीकरण हर क्षेत्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक इसमें होता है, जबकि इसमें क्या होता है, लोक प्रशासन की भूमिका के स्थान पर उत्प्रेरक, प्रोत्साहक, सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। फिर देखिए प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन जैसे आदर्श अपनाने पर यह बल देता है, जबकि इसमें क्या होता है 3E इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी अपनाने पर बल देता है। प्रबंधकीय तकनीक हो गई तो उस पर ये ध्यान देता है। और देखिए तो तकनीकी विरोधी हो गया ये एनपीए, जबकि ये तकनीक का क्या करता है, ये तकनीक का समर्थन करता है। अब हम बात करें कि दोनों एक दूसरे के पूरक क्यों हैं एनपीए और एनपीएम, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दोनों ही क्या है, विनौकरशाहीकरण, विकेंद्रीकरण, विपद सोपानिकता पर बल देते हुए प्रशासनिक सुधार की ओर अग्रसर होते हैं। यानी दोनों ही क्या करते हैं, विनौकरशाहीकरण, ब्यूरोक्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और विपद सोपानिकता पर बल देते हैं। इससे क्या होता है, प्रशासनिक सुधार जो है वो लाया जा सकता है। एनपीए प्रशासन में कमियों की खोजबीन कर कौन से सुधार क्यों आवश्यक है इस बात पर बल देता है। एनपीए क्या करता है, प्रशासन में कमियां हैं उनकी जांच करता है, खोजबीन करता है और फिर देखता है कि इनमें सुधार की आवश्यकता क्यों है, इस पर भी बल दिया जाता है। वहीं एनपीएम इन सुधारों को कैसे प्राप्त करता है इस पर बल देता है। एनपीएम इन सुधारों को कैसे प्राप्त करता है इस पर क्या देता है, हमें बल देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं। जिला कलेक्टर के कार्यों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में कार्यों की बदलती हुई भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आपके अनुसार इनमें क्या क्या सुधार अपेक्षित है। तो सबसे पहले क्या बताना है, हमें जिला कलेक्टर के जितने भी कार्य हैं उनको स्पष्ट रूप से बताना है। फिर वर्तमान में बदलती हुई जो भूमिका है उनकी, बदलता हुआ जो परिप्रेक्ष्य है उसमें जिला कलेक्टर क्या भूमिका अदा करता है उसको स्पष्ट करना है। आपके अनुसार उसमें सुधार यानी उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, तो कमियों को सुधार की क्या आवश्यकता है, तो सुधार भी हमें बताने हैं। इस प्रश्न में टोटली 10 नंबर का प्रश्न है, 100 वर्ड्स का ये प्रश्न है। ठीक है, तो अभी जो है अपनी सीरीज चल रही है लोक प्रशासन की, जिसमें हम सीरीज 79, आज हमारी सीरीज 79 चल रही है। 78 तक अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। अपकमिंग मेंस एग्जाम के लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने शॉर्ट नोट बनाकर या एक कॉपी अलग से ही बना लीजिए जिसमें आप मेंस के आंसर राइटिंग कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस करिए। आप अपनी लैंग्वेज में और भी लिख सकते हैं, प्लस में और टॉपिक्स जो हैं और जो पॉइंट्स है वो ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो चैनल को भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। तो आप करते रहिए, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर जो हैं, सॉरी मेरे मोस्ट ऑफ जो व्यूअर है वो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, यानी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। ओके, तो अभी हम इसका उत्तर देख लेते हैं जिला कलेक्टर की भूमिका का। तो इस तरह से आप सेंटर में जिलाधीश लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी डायग्राम बनाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका उत्तर जो है इफेक्टिव बनता है और आपको मार्क्स भी मिलने के चांसेस क्या है बढ़ जाते हैं। तो डायग्राम जहाँ बन सकता है आप जरूर बनाइए। मैं हमेशा मेरी प्रीवियस जितनी भी सीरीज़ है मैं हमेशा डायग्राम का जरूर उल्लेख करती हूँ, क्योंकि डायग्राम की इंपॉर्टेंस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हर कोई कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। हर स्टूडेंट जो है अब डायग्राम बनाने लग गया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इफेक्टिव और कितने ज़्यादा पॉइंट्स उस डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। जिला कलेक्टर हमारा हो गया। अब जिला कलेक्टर जो होता है वो जिलाधिकारी भी बनता है। ठीक है, जिलाधीश जो होता है वो जिला कलेक्टर की भूमिका हो गई। विविध रूप से भी होता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है। तो जिलाधिकारी के रूप में जब वो कार्य करता है तो जन कल्याण के कार्य करता है, मार्गदर्शक हो गया, नेतृत्वकर्ता हो गया, समन्वयकर्ता हो गया और नियंत्रण अनुशासन करता हो गया। और उसी में हम बात करें जिला कलेक्टर के रूप में होता है तो वो क्या करता है, भू राजस्व की वसूली करता है, राजस्व प्रशासन को कंट्रोल करता है, भूमि अधिग्रहण के संबंधित काम करता है, कृषि से सही सुधार करता है, वाद अपील से संबंधित कोई मामला होता है तो उसकी सुनवाई भी ये करता है।
फिर हम देखें जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, आपराधिक प्रशासन पर नियंत्रण, कारगर प्रशासन पर नियंत्रण, आपदा प्रबंधन संभालना, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, ये सभी काम जो है उसके जिला मजिस्ट्रेट के रूप में होते हैं। अगर हम विविध में बात करें तो विविध में हो गया निर्वाचन संबंधी कार्य हो गए, जिला योजना हो गया, रसद आपूर्ति हो गया, जनगणना हो गया। इसके अलावा कोई भी आपदा आती है तो आपदा से रिलेटेड जो है वो भी कोई काम जो है वो भी हो गया, जो कि हमने यहाँ देख लिए हैं। ठीक है, तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में हो गया, जिला योजना हो गया, रसद की आपूर्ति करता है, जनगणना हो गए, पशुगणना हो गई, कृषि सर्वेक्षण हो गया, गिरदावरी हो गई, ये सब रिपोर्ट जो है वो अधीनस्थ अधिकारियों से वो प्राप्त करता है। ये सभी काम जो है उसके हो गए। अब हम बात करें कि इसकी बदलती हुई भूमिका क्या है। बदलती हुई भूमिका जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में और कमिश्नरेट प्रणाली के रूप में। लोक कल्याणकारी के राज्य जो है अभी जो है वर्तमान में आवश्यकता कैसी है, लोक कल्याणकारी राज्य की है। तो विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो ये कर सकता है। तो अगर इनको सौंपे जाए तो बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। कमिश्नरेट प्रणाली जो है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुझाव देख लेते हैं। सुझाव ये है कि कार्य की अधिकता को कम करना, कि इनके ऊपर जो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है तो उसको कम करना। कार्यकाल का स्थायित्व बहुत जरूरी है, इनका कार्यकाल भी स्थायित्व हो। विकेंद्रीकरण हो, विशेषज्ञ विभागों की भूमिका हो, कार्यकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना जाए, प्रशासन में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। तो इस तरह से जो है ये सारे इसके सुझाव हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर जो है लिख सकते हैं। आज की सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।